देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिद्दी से जिद्दी बच्चों को सुधारने का और उन्हें विवेकशील बनाने का सबसे सही तरीका क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि बच्चे जो होते हैं वो जिद करते ही क्यों हैं। और देखिए, बच्चों के जिद करने की कुल मिलाकर दो वजहें होती हैं, जिसमें से सबसे पहली और सबसे आम वजह जो होती है वो ये होती है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई चीज उनके पास भी होना चाहिए। और ऐसा लगने की भी आम तौर पर सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है पीयर प्रेशर। भाई, स्कूल में, कॉलेज में या XYZ किसी भी जगह पर आपका बच्चा जब किसी चीज को देखता है और खास तौर पर किसी दूसरे बच्चे के पास कोई चमकदार चीज देखता है, तो बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि बिल्कुल वैसी की वैसी, बल्कि उससे बेहतर चीज मेरे पास भी होना चाहिए। यह हो गई चाइल्ड साइकोलॉजी अपने एकदम बेसिक फॉर्म में। अब जरा सा पेरेंट साइकोलॉजी भी समझ लीजिए। देखिए, अगर आप 25 से 50 साल के बीच में हैं और मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो मैं और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों को वैसी फैसिलिटीज नहीं मिली थी जो हम चाहते थे कि हमें मिलती। और उसी की वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज दें जो हमें नहीं मिल पाई थी, ताकि हमारे बच्चे जो हैं हर मामले में हमसे आगे निकल सकें। पर अपने बच्चों के लिए सभी तरह की फैसिलिटीज जुटाते रहना, यही आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी गलती रहती है। देखिए, बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से रखना और उनकी सभी ज़रूरतों और सभी इच्छाओं को उनके मुंह से निकलते ही पूरा कर देना, पुराने ज़माने में इसी चीज़ को लड़िया लड़िया कर बर्बाद कर देना कहा जाता था। इस चीज़ को ज़रा समझ भी लीजिए। देखिए, बच्चों की हर इच्छा, हर ज़रूरत और हर जिद पूरी करते रहने से उनके खुद से मेहनत करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और बच्चे का एटीट्यूड जो है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड बनकर रह जाता है और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप ही नहीं हो पाता। और इस तरह के बच्चे जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, बस केवल रोते ही रहते हैं। इसके अलावा, क्योंकि बच्चों को सभी तरह की फैसिलिटीज़ मिलती रहती हैं, बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। पर आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60 साल के होंगे, बताइए दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है, जहां आसानी से सब कुछ हो जाता है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना पड़ती और कूट कर पैसा बरसता है। देखिए, आप माँ बाप हैं और आप अपने बच्चों की सभी इच्छाएं और सभी जिदें पूरी कर ही देंगे। पर अगर आपने अपने बच्चे को आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ के हिसाब से बचपन से ही तैयार नहीं किया, तो दुनिया जो है आपके बच्चे को पीस कर कुचल कर रख देगी। देखिए, कौरव जो थे, बचपन से ही उनके पास सारी फैसिलिटीज थीं, पर उसके बाद भी वो अपना राज्य नहीं बचा पाए, और राज्य वाली बात तो छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी तक नहीं बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ पांडव, जिनकी पूरी जिंदगी अभावों में बीती, उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी क्षमता से सब कुछ प्राप्त किया। इस चीज को भी समझिए कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को कोई फैसिलिटीज देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जरा सा खुद सोचकर देखिए कि एकलव्य और कर्ण जैसे बालकों को अगर सही फैसिलिटीज मिली होती तो वो क्या से क्या बन जाते। और इसी से इस वीडियो का मकसद आपको ये समझाना है कि बच्चे जब जिद करें तो आप इस चीज को कैसे समझें कि वो सही चीज के लिए जिद कर रहे हैं या गलत चीज के लिए। अगर उनकी जिद सही है तो किस हद तक पूरी की जाना चाहिए, अगर उनकी जिद गलत है तो उनको किस तरह से समझाना चाहिए, और अगर वो नहीं माने तो फिर क्या करना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं आपको समझाना शुरू करूं, आप सबसे पहले एक सिनेरियो समझिए। मान लेते हैं बच्चे ने आपसे कोई चीज मांगी और आपने मना कर दिया। बच्चा जिद करने लग गया, आपने फिर मना कर दिया। बच्चा रोने गाने, चीखने चिल्लाने पर उतर आया, आप फिर भी नहीं माने। और उसके बाद जब बच्चे ने बदतमीजी करना शुरू कर दी और चीजों को या कि फिर
अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना शुरू करी तो आखिरकार परेशान होकर आपने अपने बच्चे की जिद को पूरा कर दिया। अब जरा सा विचार कर कर देखिए बच्चे के सामने क्या मैसेज गया होगा। यह मैसेज गया होगा कि माँ बाप से अगर तमीज से, इज्जत से बात करो तो बात इनकी समझ में ही नहीं आती। इनके सामने बदतमीजी ही करना पड़ती है, तभी माँ बाप अपनी औकात में रहते हैं। आपको क्या लगता है आगे चलकर यह बच्चा आपकी इज्जत करेगा या कि फिर समय के साथ साथ इसकी जिद और बदतमीजी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी? अब लगे हाथों एक सिनेरियो और भी देख लीजिए। बच्चे ने कोई इच्छा रखी, आपने नहीं मानी। बच्चे ने जिद करी, आपने नहीं मानी। बच्चे ने रोना गाना, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने फिर भी नहीं मानी। बच्चे ने बदतमीजी करी, चीज़ों को और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू करी, आपने फिर भी नहीं मानी। बच्चे के सामने क्या मैसेज गया? मैं चाहे जीऊं या मरूं, मेरे माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए उनका ईगो ही सबसे बढ़कर है। देखिए और इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं और जब भी ऐसा लगे बच्चों से भाव ताव करके और थोड़ी सी हेर फेर के साथ उनकी ज़िद पूरी करवा देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त ही सिखाता है। अगर आप माता पिता हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि ना तो कभी अपने बच्चों की ज़िद में आना चाहिए और ना ही उनके सामने अपनी ज़िद पर अड़ना चाहिए। हमेशा बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए। और बीच का रास्ता अपना लेने के कुल मिलाकर 8 नियम होते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम, और देखिए, जब भी बच्चा किसी चीज़ की इच्छा जताए तो माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपने बच्चे की पूरी बात को बहुत ध्यान से, बिना टोका टाकी करे, बिना कमी निकाले और बिना बुराई करे, बहुत ध्यान से सुने। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे को ये समझ में आता है कि माँ बाप के सामने उसकी बात की, उसकी इच्छाओं की कोई वैल्यू है और बच्चा जो है वो जिद करने की दिशा में नहीं जा पाता। पर वो माँ बाप जो अपने बच्चे की पूरी बात ही नहीं सुनते और उन्हें डांट फटकार के या नीचा दिखा के या इमोशनली ब्लैकमेल करके ये समझाते हैं कि तुम्हें उस चीज़ की मांग क्यों नहीं करना चाहिए थी, इससे आगे चलकर या तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है या कि फिर बच्चे की सभी इच्छाएं और सभी आकांक्षाएं मर जाती हैं और वो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार लेने वाला इंसान बन जाता है। अब आ जाइए दूसरे नियम पर। बच्चे ने आपके सामने कोई इच्छा जताई और आपने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन लिया। इसके बाद आप अपने बच्चे को नीड और वांट का फ़र्क समझाइए। नीड यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। वांट यानी कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना बड़े आराम से काम चलाया जा सकता है, और वो चीज़ हो तो अच्छी बात है और नहीं हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए, ये चीज़ जो है ये बचपन से ही, यानी बच्चा जब 3 या 4 साल का होता है तभी से सिखाना शुरू कर देना चाहिए। इससे बच्चों को ये चीज़ समझ में आने लग जाती है कि कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड की जा सकती है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें अपने दम पर खुद के पैसों से ही खरीदना पड़ेगा। इस चीज़ को भी समझिए कि अगर आप खुद ही फिजूल खर्ची करते हैं तो आप खुद किस मुंह से अपने बच्चों को ये बात समझाएंगे, और इसीलिए ये समझाने से पहले आप खुद फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च करना बंद कीजिए। अब आ जाइए तीसरे नियम पर, और देखिए, जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए इच्छा जताए या जिद करे तो सीधे सीधे मना तो करना ही नहीं चाहिए, हाँ भी कभी भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, होता असल में यह है कि जब आप हाँ बोलते हैं तो बच्चा समय और तारीख पूछता है, और उतनी तारीख को अगर आप वो चीज़ नहीं दिलाते तो आप सीधे सीधे झूठे बन जाते हैं, और अगर आप सीधे सीधे मना ही कर देते हैं तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी बात की और ख़ुद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब अगर आप इन दोनों ही तरह की परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो जब भी बच्चा किसी चीज़ की इच्छा करे या जिद करे तो उसको हमेशा लूप में डाल देना चाहिए, और लूप में डालने का सबसे सही तरीका होता है ये बोल देना कि अभी मुझे इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा।
इसके बाद बढ़िया एकदम 5, 10, 15, 20 दिनों तक विचार कीजिए और हर दिन बच्चे से उसकी किताब मंगवाइए और जो कुछ भी मैडम ने पिछले 4-5 दिनों में पढ़वाया है उसके बारे में 4-5 सवाल पूछते रहिए। अब आ जाइए चौथे नियम पर और देखिए, बच्चे ने आपसे कोई बात कही, आपने उसे बहुत ध्यान से सुना, लूप में भी डाल दिया, पर क्योंकि बच्चे ने आप तक अपनी बात पहुंचा दी है, आपको उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना चाहिए, देना पड़ेगा। सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है? देखिए, सॉल्यूशन असल में ऐसे दिया जाता है जिससे सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। इस चीज को जरा एग्जाम्पल से समझ कर देखिए। मान लेते हैं बच्चे ने आपको बताया कि स्कूल का होमवर्क करने के लिए, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए उसको सेब वाला लैपटॉप चाहिए। तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, विचार करने के लिए समय मांगेंगे और 5, 10, 15, 20 दिनों तक पढ़ाई के हालचाल पूछेंगे और फिर स्कूल का होमवर्क करने के लिए, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए 5 से 10 हज़ार तक के सेकंड हैंड डेस्कटॉप को खरीदने का ऑफर सामने रख देंगे। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बच्चा इस ऑफर को नहीं मानेगा, पर थोड़ा सा भाव ताव करके, थोड़ी सी हेर फेर के साथ बच्चा जो है वो 15-20 हज़ार तक के बढ़िया से डेस्कटॉप को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, ये बात जो मैंने बताई है, आप ऐसी की ऐसी अपने बच्चे को सुनवा दीजिए और उसके बाद इस ट्रिक को लगाइए। इस ट्रिक की सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि सामने वाले को मालूम हो तब भी ये ट्रिक हमेशा काम करती है। अब देखिए, यहां पर एक चीज और बताता हूं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जिस चीज की जिद कर रहे होते हैं उन्हें वो चीज चाहिए ही नहीं होती है और उनको अगर वो चीज दिला भी दी जाए तो भी वो उसको हाथ तक नहीं लगाते। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे को जब कोई चीज चाहिए ही नहीं तो वो जिद क्यों करेगा? देखिए, कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप उससे पहले की तरह प्रेम नहीं करते और ऐसा आम तौर पर तब होता है जब बच्चे का कोई छोटा भाई या छोटी बहन पैदा हो जाती है और वो माँ बाप का पूरा ध्यान और समय खींच लेती है। तो माँ बाप का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बड़ा बच्चा जो होता है बेकार की किसी भी चीज के लिए जिद पकड़ लेता है और ऐसे में आप बस केवल थोड़ी देर बैठकर उससे प्रेम से बात करें, थोड़े बहुत सवाल जवाब करें और उनका जवाब समझाने की कोशिश कर लें तो बच्चा उतने में संतुष्ट हो जाता है और अपनी जिद छोड़ देता है। इसके अलावा जब दूसरा बच्चा हो जाता है तब उस वक्त माता पिता में से पिता को ये चाहिए कि वो बड़े बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताए और उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, नहीं तो बड़ा बच्चा जो होता है अपनी माँ का जीना हराम कर देता है। अब आ जाइए 5वें नियम पर और देखिए, बच्चा जिस चीज़ की भी इच्छा जता रहा है या जिद कर रहा है तो देखिए, आपने भी दुनिया देख रखी है। अगर लगता है कि बच्चे को वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ के बिना बच्चे का काम पानी की तरह नहीं चल सकता, तो आप ये 4 स्टेप्स फॉलो मत कीजिए। वो चीज़ जो है सूरज ढलने से पहले आपके घर में होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे को ये चीज़ लाउड एंड क्लियर और एग्जैक्टली समझ में आ जाती है कि काम की चीज़ अगर मांगी जाए तो आप कभी भी मना नहीं करते। अब देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह की फालतू की बातें फैला कर रखी हुई हैं कि माँ बाप तो असल में वो होते हैं जो अपने बच्चे के दिल की बात वैसे ही समझ लेते हैं। पर देखिए, आप भी जानते हैं कि आप कोई अंतर्यामी नहीं हैं और इसीलिए बच्चे को पहले से ही समझा कर रखिए कि बेटा, तुम्हारे दिल में अगर कुछ चल रहा हो तो बता देना, बेकार की नाटकबाजी मत करना, उससे तुम्हारा समय और मेरा दिमाग दोनों ही खराब होंगे। अब आ जाइए 6ठे नियम पर और देखिए, सारे स्टेप्स लगा देने के बाद भी अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो फिर बच्चे को साथ में बैठाकर उस चीज़ का स्वॉट एनालिसिस किया जाता है और बच्चे को ये चीज़ बता दी जाती है कि इस चीज़ की स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ तुम बताओगे और वीकनेसेस और थ्रेट्स मैं बताऊंगा। और अगर इस चीज़ की स्ट्रेंथ्स ज़्यादा हुई और वीकनेसेस कम और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हुई और थ्रेट्स कम, तब तो ये चीज़ आ जाएगी। पर अगर तुम नहीं बता पाए
तो क्योंकि तुम जिद पर उतर आए हो, तुम्हारी एक फैसिलिटी कम कर दी जाएगी। मान लेते हैं बच्चा 10th या उससे नीचे की क्लास में है और मेरे पास खुद का मोबाइल होना चाहिए, ऐसी जिद पकड़कर बैठ गया है। अब आप उसके साथ बैठकर स्वॉट एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए और देखिए इसके 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि बच्चों को बड़ों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाता है कि माता पिता अगर मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दूसरा फायदा यह होता है कि बड़ों को बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाता है कि बच्चे अगर जिद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और बड़ों को किस हद तक अपने बच्चों की बात मान लेना चाहिए। तीसरा फायदा यह होता है कि इस तरह से स्वॉट एनालिसिस करते हुए बच्चों के साथ ये चीज़ बड़े आराम से डिस्कस की जा सकती है कि अगर उसको वो चीज़ दिला दी जाती है तो उसको उस चीज़ से क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बच्चों को अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से रखना आ जाती है, उनका विवेक जागृत होता है। और अगर आपने अपने बच्चों को स्वॉट एनालिसिस करना सिखा दिया है तो आप मानकर चलिए कि आपने अपने बच्चों को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी है। अब आ जाइए 7वें नियम पर और देखिए, जब तक कि चीज़ बच्चे के हाथ में नहीं आ जाती तब तक तो बच्चा बड़ा आज्ञाकारी बना रहता है, पर जैसे ही चीज़ उसके हाथ में आ जाती है वैसे ही वो अपनी मनमानी पर उतर आता है। इस चीज़ को भी समझिए कि बच्चे की इच्छा पूरी कर देने के बाद बच्चे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसीलिए उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है जिस चीज़ से दिलाई गई चीज़ चलती है। यानी मोबाइल जो है वो चलेगा तो इंटरनेट से ही, तो पैक जो है वो हमेशा लिमिटेड जीबी वाला ही डलवाया जाएगा और उसको हर महीने बच्चे के व्यवहार के आधार पर ही रिचार्ज करवाया जाएगा। एक वीडियो है बच्चों को बिगड़ने से बचाने के 14 नियम, ज़रूर देखिए। अब आ जाइए 8वें नियम पर और देखिए, बच्चे जो हैं बहुत ही समझदार होते हैं और वो अपने जिद करने के तरीके अपने माता पिता से ही सीखते हैं। अगर बच्चे ने अपने माता या पिता को घर छोड़कर चले जाने की या जहर खा लेने की या आत्महत्या करने की धमकी देकर या खाना नहीं खाकर अपने आप को नुकसान पहुंचाकर या दूसरे को मार पीट कर डरा धमकाकर अपनी बात मनवाते हुए देखा है तो फिर वो आप पर भी इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, 10 बार की परेशानी से 1 बार की बुराई भली। अगर गलती से भी आपके बच्चे के मुंह से इनमें से एक शब्द भी बाहर निकल आता है तो आप सीधे सीधे पुलिस को फ़ोन लगाइए और पुलिस को बता दीजिए कि भैया हमसे तो ये नहीं संभल रहा, आप इसको ले जाओ। और ऐसा एक बार कर लेने से 61वां सेकंड नहीं लगता और बच्चा चाहे 10 साल का हो कि 100 साल का, 1 मिनट में अपनी औकात में आ जाता है और आगे से ध्यान रखता है। और आप जो हैं इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। ये हो गए पूरे के पूरे 8 नियम जिनसे ज़िद्दी से ज़िद्दी बच्चों को सुधारा जा सकता है और सही किया जा सकता है। अब यहाँ पर आकर एक चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ज़रूरत हो, ज़रूरी हो और पूरी कर सकते हो तो भी हर बार बच्चे की इच्छा पूरी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत उन्हें खुद भी अपने दम पर मेहनत करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी कर देने से बच्चे आपको भगवान नहीं जिन्न समझने लगते हैं। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एडेप्टेबिलिटी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतना ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए आप उनकी सारी इच्छाएं और सारी ज़रूरतें पूरी कर कर उनके कवच और कुंडल मत छीनिए। और इस बात को ध्यान में रखिए कि हमें अपने बच्चों को लड़िया लड़िया कर बर्बाद नहीं करना है। आखिरी चीज़, और देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें आचार्य चाणक्य ने कौन सी किताब में लिखी हैं। और देखिए, आचार्य चाणक्य ने जो साम दाम दंड भेद, माया उपेक्षा और वध की नीतियां जो बताई हैं, उन्हीं नीतियों को आप अपने बच्चों पर किस तरह से लगा सकते हैं, वही चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है। एक वीडियो है साम दाम दंड भेद की काट क्या होती है,
जरूर देखिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।